हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब सही होंगे। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ गॉड ऑफ द हेवन का एपिसोड नंबर 21। और जिसने भी पिछला एपिसोड नहीं देखा तो जाके देख लीजिए प्लीज़। सो वीडियो शुरू करने से पहले जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे कि हमारे नए नए वीडियोस आप बिल्कुल भी मिस ना करें। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक जगह दिखाई जाती है जिसका नाम बियल बूट पुल होता है। फिर हमें उस जगह के सामने बहुत सारे लोग दिखाए जाते हैं जो कि उस जगह को देख रहे होते हैं। फिर हमें जोंगहू को दिखाया जाता है जो कि आगे उस जगह की तरफ बढ़ रही होती है और वो कहती है, क्या चल रहा है यहाँ, तुमने मुझे यहाँ इतनी दहशत में क्यों बुलाया है। और वो आसपास के लोगों से कहती है, मेरा भाई लियू रुलोंग कहाँ पे है। तो वहाँ के लोग कहते हैं, भाई लियू ने हमारी सलाह के बावजूद 1 घंटे पहले मंच पर रक्त के पुल में प्रवेश किया और वो अभी तक बाहर नहीं आए हैं। तो दूसरा आदमी कहता है, हम वास्तव में चिंतित हैं उनके लिए, इसलिए हमने आपको केवल एक मैसेज भेजा था। तो तीसरा आदमी कहता है, हमने सहयोग से इस गुफा की खोज की और वहाँ उच्च मंच पर रक्त का पुल किसी प्रकार का विरासत प्रतीत होता है। फिर जोंगहू उस विरासत की तरफ आगे बढ़ती है और वो कहती है, खून का यह पुल एक अशुभ जगह है, चाहे आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन फिर भी मुझे जाना चाहिए और अपने भाई को बुलाना चाहिए। तभी वहाँ से एक आदमी बाहर निकलता है और वो खून से लथपथ होता है। ये देख के जोंगहू हैरान हो जाती है और कहती है, भाई। और जो आदमी वहाँ से बाहर निकलता है वो आदमी जोंगहू का भाई होता है और उसका नाम लियू रुलोंग होता है। वो जोंगहू से कहती है, जूनियर बहन आप यहाँ पे कैसे आए, तो क्या आपको तान्युन मिला। तो जोंगहू झूठ बोलते हुए कहती है, नहीं नहीं भाई, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं। तो लियू कहता है, मेरी बहना मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब तो मैं और ज्यादा ताकतवर हो गया हूँ, लेकिन मुझे बस महसूस हो रहा है कि मैं थोड़ा सा भूखा हूँ। तो जोंगहू घबराते हुए उससे कहती है, क्या आप भूखे हैं, मेरे पास अभी कुछ सूखे जानवरों के मांस है, क्या आप इसे खाना चाहेंगे, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो लियू कहता है, नहीं मैं ये नहीं खाना चाहता, मैं कुछ खास खाना चाहता हूँ। और वो ये कहते हुए वहाँ पे खड़े आदमियों की तरफ आगे बढ़ता है। वो एक वैम्पायर होता है और वो आगे बढ़ के वहाँ पे खड़े सभी लोगों के खून पी जाता है। वहाँ के लोग कहते हैं, नहीं भाई ये आप क्या कर रहे हैं, आपने हम पर हमला क्यों किया। तो ये देख के जोंगहू कहती है, भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम अपने लोगों को क्यों मार रहे हो, इसे रोको अभी। फिर लियू एक आदमी का गले को पकड़ता है और उसे खाने जा रहा होता है। वो आदमी जोंगहू से कहती है, बहन जोंगहू मेरी मदद करो, मुझे बचा लो। तो लियू अपने बहन जोंगहू से कहता है, मैं कुछ खा रहा हूँ, जब मेरा पेट भर जाएगा तो फिर तब मैं तान्युन को मार सकता हूँ। और लियू एक राक्षस की तरह उसको भी खा जाता है और चारों तरफ खून ही खून हो जाता है। जोंगहू ये देख के बहुत ही घबरा जाती है और कहता है, नहीं ये आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे नहीं करना चाहिए। फिर सीन दूसरी जगह शिफ्ट होता है जो कि स्पेस टाइम टावर का होता है। वहाँ पे तान्युन और म्यू और जू खड़े होते हैं। जू बहुत ही जख्मी हालत में होती है। तो म्यू मिंग उससे कहती है, जियो जियान के उपचार की दवा लेने के बाद कोई बड़ी समस्या नहीं रहेगी। और वो जियो जियान से कहती है, जियो जियान आप जल्दी ठीक हो जाएंगी, चिंता मत करो। और फिर म्यू तान्युन से कहती है, तान्युन तुम्हें क्या हुआ है, तुम वहाँ पे क्यों खड़े हो और बहुत ही मजे में दिख रहे हो। तान्युन कहता है, कुछ नहीं, मैं बस यहाँ पे एक फेमिलियर ऑरा महसूस कर रहा हूँ। और वो नीचे कल्टीवेट करने के लिए बैठ जाता है। फिर म्यू तान्युन से कहती है, इसके बाद मैं बाहर निकलने की तैयारी करूंगी और आप पहले खुद को कल्टीवेट कर लीजिए। तान्युन वहाँ पे बैठे हुए अपने मन में कहता है, मुझे ब्लड डेविल का ऑरा क्यों महसूस हुआ, क्या 1000 साल पहले जब मैंने उसे मारा था तो क्या वो नहीं मरा, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने उसे अपने हाथों से मारा था। फिर मैं उससे कहती है, क्या आप स्पिरिचुअल फिटनेस के दायरे से बाहर निकलना चाहते हैं, तो फिर आपको किस प्रकार का स्पिरिट चाहिए, बीस्ट स्पिरिट, वाइल्ड स्पिरिट या थंडर स्पिरिट, इसमें से आपको कौन सा स्पिरिट चाहिए, मैंने यहाँ बहुत से स्पिरिट ढूंढे हैं। तो तान्युन उससे कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे किसी दूसरे वस्तु की मदद की आवश्यकता नहीं चाहिए, वो भी एक आत्मा को तोड़ने के लिए। तो म्यू से कहती है, आत्मा वसन को तोड़ने की जरूरत नहीं है। फिर म्यू अपने मन में कहती है, आत्मा वसन को डिफाइनिंग करने और फेटस स्पिरिट को संग्रहित करने के बाद एक कल्टीवेटर फेटस रियल्म के क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है और सोल स्प्रिंग की गुणवत्ता कल्टीवेटर के संभावित शक्ति से संबंधित होता है। तान्युन ने कहा कि उसे कोई सोल स्प्रिंग की जरूरत नहीं है। और फिर तान्युन अपने मन में कहता है, वर्तमान में मैं होंगमेंग क्यू संक्षेपण तकनीक का अभ्यास कर रहा हूँ जिसे मैंने स्वयं बनाया है और जो इतना शक्तिशाली है कि आकाश को झकझोर कर देगा। फेटस स्पिरिट रियल्म से बाहर निकलने के बाद तकनीक की शक्ति दूसरे स्तर तक बढ़ जाएगी और मेरी युद्ध की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। और फिर तान्युन अपनी आंखें खोलता है और वो देखता है कि वो अपनी आत्मा की जगह में पहुंच गया है जिसे स्पिरिट स्पेस कहा जाता है। और वो कहता है,
एकमात्र सोल स्प्रिंग मुझे कैसे संतुष्ट कर सकता है। मैं एक ऐसा आदमी हूँ जिसके पास पवित्र जल का एक समुद्र है। और वो अपने हाथ को बढ़ाते हुए कहता है संगणित, और तान्युन वहाँ से बहुत सारे पावर अब्सॉर्ब करता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें एक घना जंगल दिखाई देता है। वहाँ पे कुछ लोग ल्यू से बच के भाग रहे होते हैं और वो कहते हैं वो दानव हमारे पीछे फिर से आ रहा है। तो दूसरा आदमी कहता है हमारे बड़े भाई ल्यू वहाँ पे अचानक कैसे बदल गए, उनको क्या हो गया है। तो तीसरा आदमी कहता है बकवास मत करो और भागो, अगर हम उसके हाथ में पकड़े गए तो हम बच नहीं पाएंगे। और वो लोग बहुत तेज भाग रहे होते हैं। वे उनको मारते हुए उनके सामने ल्यू आ जाता है और वो उनसे कहता है हा तुम लोग मुझसे बच नहीं सकते। और वो अपने हाथों से बहुत सारे चमगादड़ निकालता है जो कि उसके पावर से बने हुए होते हैं। ये देख के वो लोग घबरा जाते हैं और कहते हैं अरे नहीं, अब हम मरने वाले हैं, अब हमें कौन बचाएगा। भाई ल्यू मेरी जान बख्श दीजिए। और वो चमगादड़ उन लोगों के ऊपर हावी हो जाते हैं और वो लोग ल्यू के गुलाम बन जाते हैं। और वो ल्यू से कहते हैं मेरे लॉर्ड क्या काम है मेरे लिए। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसी तरह बहुत लोग इकट्ठा हो जाते हैं और ल्यू उन सबके सामने होता है और उनसे कहता है आ जाओ, अब खेल खत्म करने का वक्त आ गया है। और फिर ल्यू कहता है अब मेरे पास कई सौ ब्लड कठपुतली है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। जब मेरे पास 500 कठपुतलियां हो जाएंगी फिर हम ब्लड डेविल हेवन रिफाइनिंग का निर्माण करेंगे, तब हम तान्युन को सुरक्षित रूप से मार सकेंगे। तो ज़ोंगवू उससे कहती है भाई प्लीज रुक जाइए, ऐसा मत करिए। यदि आप इस तरह आगे बढ़ते रहेंगे तो आपका दिमाग पूरी तरीके से ब्लड डीमन कब्जा कर लेगा। और वो एक मोटिवेशनल स्पीच देती है दुख का सागर असीम है और पीछे मुड़ना ही किनारा है। तो फिर ल्यू कहता है पीछे मुड़ो, लेकिन क्यों, मुझे क्यों पीछे मुड़ना चाहिए। मैंने कभी इससे पहले इतना मजबूत महसूस नहीं किया है, इसलिए मुझे पीछे मुड़ना नहीं चाहिए। और वो चिल्लाते हुए कहता है जब तक मैं तान्युन को मार ना दूं तब तक मुझे किसी भी चीज़ की परवाह नहीं है। उसकी बातें सुन के ज़ोंगवू रोते हुए कहती है भाई कृपया उठ जाओ, ऐसा मत करो। तो ल्यू उससे कहता है ज़ोंगवू शियाओ तुम मुझे मना करने की कोशिश क्यों कर रही हो। और ल्यू उसका मुंह पकड़ते हुए कहता है क्या आप नहीं चाहते कि मैं बदला लूं, या आप ये कह रहे हैं कि सांप्रदाय के भीतर की अफवाह सच है कि आप और उस छोटे तान्युन के बीच वास्तव में कुछ चल रहा है। ज़ोंगवू से कहती है भाई प्लीज मेरा चेहरा छोड़िए, मुझे सच में बहुत दर्द हो रहा है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ल्यू और ज़ोंगवू को दिखाया जाता है। ल्यू ज़ोंगवू के सामने उसको पकड़ते हुए कहता है मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा, मैं बचपन से तुम्हारे साथ बड़ा हुआ हूँ, इसलिए तुम सिर्फ मेरे ही हो सकते हो। कोई भी आपको मुझसे दूर नहीं ले जा सकता, चाहे वो कोई भी हो, और भले ही आप मर क्यों ना जाए। और वो अपने हाथ में वही एनर्जी का बैट होता है जिससे उसने बाकी सारे लोगों को गुलाम बनाया है। तो ये देख के ज़ोंगवू घबराते हुए कहती है भाई ल्यू ये आप क्या कर रहे हैं, मैं तो आपकी बहन हूँ, आप ये नहीं कर सकते, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ। क्या भाई आपको याद है कि जब हम पहली बार भाई और बहन बने थे तो हमने क्या किया था। तो ल्यू कहता है हाँ मुझे याद है, हम दोनों एक ही साल और एक ही महीने के एक ही दिन में पैदा हुए थे, लेकिन मरने के लिए वो दिन, वो महीना और वो साल, वो सब बेकार था। और ल्यू वो एनर्जी के बना हुआ बैट ज़ोंगवू के मुंह में डाल देता है और ज़ोंगवू चिल्लाते हुए कहती है नहीं आप ऐसा मत करिए। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहां हमें तान्युन दिखाया जाता है और वो कल्टीवेट कर रहा होता है और पूरी एनर्जी को ऑब्जर्व करने के बाद वो कहता है द फेटेस्ट स्पिरिट कंप्लीट हो गई। और ये कहते हुए वो खड़ा हो जाता है और उसके सामने बहुत ही बड़े बड़े एनर्जी से बने कई सारे विशालकाय तान्युन होते हैं। और फिर तान्युन अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए कहता है आधे दिन के काम के बाद अंत में मैं फेटेस्ट स्पिरिट की तीसरी लेवल तक पहुंच गया, ये मेरे लिए अभी के लिए काफी है। और ये सब जो हो रहा था ये तान्युन के स्पिरिट के अंदर हो रहा था। फिर हमें तान्युन को दिखाया जाता है जो कि यही कल्टीवेट करने के लिए बैठा हुआ होता है। और फिर म्यू तान्युन को देखते हुए अपने मन में कहती है फेटेस्ट स्पिरिट रियल्म तान्युन क्या तुम सच में इसमें सक्सेसफुल हो गए और तुम एक ही ब्रेक थ्रू के साथ फेटेस्ट स्पिरिट के तीसरे लेवल तक पहुंच गए, ये तुमने कैसे किया। और वो ये देख के अचंभित हो रही होती है। तभी तान्युन जाग जाता है और एक गहरी सांस लेता है। ये देख के म्यू कहती है तान्युन क्या आप जाग गए। तभी बाहर से लुई की आवाज आती है तान्युन बाहर आओ। तो ये सुन के म्यू कहती है ये क्या है। तो तान्युन कहता है ब्लड डीमन की ब्रीथ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो यहाँ पे बहुत ही जल्दी आ जाएगा। और तान्युन ये कहते हुए मुस्कुरा रहा होता है। तान्युन की ब्रीथ करने की वजह से वहाँ पे बहुत सारा फॉग निकल रहा होता है। ये देख के म्यू कहती है तान्युन ये तान्युन की बाहरी ब्रीथ है। और फिर तान्युन आगे बढ़ते हुए कहता है ये कोई समस्या नहीं है,
ये सिर्फ एक छोटा सा चमगादड़ है। मुझे पहले अपने कल्टीवेशन पर ध्यान केंद्रित करना था और फेटस स्पिरिट स्टेट को तोड़ना था। ये तो काफी इजी था। और तानुन म्यू से कहता है, ओके मैं यहाँ से बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है। और फिर हमें स्पेस टाइम टावर के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लुई की सेना ने उस स्पेस टाइम टावर को घेर रखा होता है। उसकी सेना बहुत ही ज्यादा होती है। लियू की सेना में लगभग 500 लोग होते हैं। और फिर हमें लियू को दिखाया जाता है, उसके कंधे में एक बैट बैठा हुआ होता है और वो उस बैट से कहता है, ब्लड डेविल। क्या ये ब्लड डेविल हेवन रिफाइनिंग फॉर्मेशन वास्तव में उतना कठिन है जितना कि आप कहते हैं? तो वो बैट हंसते हुए कहता है, हाँ ये सही है, ये वास्तव में बहुत कठिन है, लेकिन एक बार फॉर्मेशन खुलने के बाद फॉर्मेशन के अंदर सभी जीव बिखर जाएंगे, शरीर का रक्त भी रिफाइन हो जाएगा और वो रिफाइन हुआ रक्त हमारे लिए एक महान टॉनिक बनेगा। वो बैट कहता है, मैं ऐसा इसलिए बन गया क्योंकि डिवाइन लेयर्स में 3 सर्वोच्च प्राणियों में से एक होंगमेंग सुप्रीम ने मुझे दबाने के लिए व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई की और इसलिए मैं ऐसा बन गया। ये योग्यता अधिकांश लोगों के पास नहीं है। और वो लुई से कहता है, छोटे बेटे, भले ही यह गठन उतना शक्तिशाली ना हो जितना कि पुराने पूर्वज ने वापस किया था, ये संभावना नहीं है कि कोई भी इस गठन से बच सके। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, टान्यून आज निश्चित रूप से मर जाएगा। उस बैट की बातें सुन के लियू कहता है, बहुत अच्छा, टान्यून के मरने के बाद मैं उसका सारा खून पी जाऊंगा ताकि वो फिर कभी पैदा ना हो और कभी मेरे रास्ते में ना आए। उसे मार के मैं यहाँ का किंग बन जाऊंगा और पूरी दुनिया में राज करूंगा। ये सुन के वो बैट अपने मन में कहता है, तुम जितना मारोगे मारो, उतना ही जल्दी मैं ठीक होते जाऊंगा और तुम्हारा ये शरीर मेरा हो जाएगा और इस दुनिया में तुम नहीं बल्कि मैं राज करूंगा। फिर हमें तानुन को दिखाया जाता है, जो कि गेट खुलते हुए बाहर निकलता है और वो बाहर देखते हुए कहता है, ओह यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पे तो कई सारे खून की कठपुतलियाँ है, इसे इकट्ठा करना आसान नहीं होगा। टान्यून को देखते हुए लियू कहता है, टान्यून अगर तुम मेरे परिवार को नष्ट कर देना चाहते हो तो मैं आज ही बदला लेने के लिए आपको मार दूंगा। तो टान्यून आगे बढ़ते हुए अपने दोनों हाथों में पावर इकट्ठा करता है और वो लुई से कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि लियू परिवार में एक ऐसा मछली थी जो जाल के माध्यम से फिसल गई थी और उसे ब्लड डीमन की विरासत मिली और आगे जाके आप लोगों के लिए बहुत ही खतरा बन सकते हैं। तो इसलिए आज मैं आपको 2 बार मरने तक मारते रहूंगा। तो टान्यून की बातें सुन के वो बैट कहता है, रुको, ये बच्चा ये ब्लड डीमन के बारे में कैसे जानता है और मैं इस लड़के में एक फेमिलियर ब्रीथ क्यों महसूस कर सकता हूँ, यह नहीं होना चाहिए। तो लियो चिल्लाते हुए उस बैट से कहता है, आप इतनी परवाह क्यों कर रहे हैं, मैं पहले उसे मार देता हूँ और फिर तुम उसकी बात करना। और वो अपने पावर को अनलिश करता है और ब्लड डिवन हेवनली रिफाइनमेंट फॉर्मेशन को ओपन करता है। उसकी वजह से वहाँ पे जितने भी गुलाम थे वो सभी अपना गला काट लेते हैं और सभी गुलाम नीचे गिरते हुए खून का एक गोल सर्कल बनाते हैं। और फिर लुई उस सर्कल के बीच जाता है और अपना फॉर्मेशन ओपन करता है और वो बैट वहाँ से उठते हुए कहता है, लड़का तुम मुझे बहुत ही चिंतित लग रहे हो। और फिर वो बैट एक बुरे इंसान का रूप धारण कर लेता है, जैसे कि वो एक इच्छाधारी बैट हो। और वो कहता है उसकी ब्रीथ में कुछ गड़बड़ है, इसलिए शुरू करने से पहले ही पता लगाने में देर नहीं लगती। लुई चिल्लाते हुए उस बैट से कहता है, नरसंहार का दुश्मन मेरे सामने है तो मैं कैसे इंतजार कर सकता हूँ, यदि आप डरते हैं तो आप यहाँ से चले जाइए। और लुई बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके चमगादड़ की तरह पंख आ जाते हैं। लुई की बात सुन के वो बूढ़ा आदमी जो कि बैट से इंसान बना था वो कहता है, धिक्कार है लियू रुलोंग, तुम मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे करते हो। जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं निश्चित रूप से सबसे पहले तुम्हारा खून पीऊंगा। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि लुई तानुन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। ये देख के तानुन हंसने लगता है और वो एक पंच बनाता है जिसे होंगमेंग बैटियन फिस्ट कहते हैं और वो दोनों एक दूसरे को पंच मारते हैं। उसकी ये टेक्निक देख के लुई कहता है, क्या तुम ये कैसे कर सकते हो। और वो बूढ़ा आदमी वो भी इसे देख के चौंक जाता है और कहता है, होंगमेंग का सर्वोच्च पंच तकनीक, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम ये कैसे कर सकते हो। और उसका पंच खाने के बाद लुई बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरता है और तानुन आगे बढ़ते हुए कहता है, लियू रुलोंग, क्या आपको लगता है कि आप मुझे कभी मार पाएंगे। आपको ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि आपने ब्लड डीमन की ताकत प्राप्त कर ली है, लेकिन आप ये नहीं जानते कि मैं वही था जिसने इस ब्लड डीमन का सफाया किया था। मैंने ही उसे हराया था। आपकी हरकतें मेरे लिए एक जोक के बराबर है। तो ये देख के वो बूढ़ा आदमी बहुत ही घबरा जाता है और कहता है, मैं जो देख रहा हूँ ये गलत नहीं हो सकता, इसकी ब्रीथ और इसका किलिंग स्टाइल ये तो वही है। और वो उससे कहता है, तुम तो वही हो। और वो डर के मारे बहुत ही पसीना पसीना हो जाता है और वो टानुन को देखते हुए अपने मन में कहता है, जब साइमन और हुंडन ने
मुझे जीवित किया था, तो उन्होंने मुझे कहा था कि वो सुप्रीम मिंग अभी भी जिंदा है और उन्होंने मुझे निचले क्षेत्र में जाने के लिए और इसके पुनर्जन्म को मारने के लिए कहा गया था। लेकिन मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक बहाना था। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि हांगमेंग सुप्रीम वास्तव में मरा नहीं था। ये तो फिर से आ गया। में घायल लुई और उस बूढ़े इंसान को दिखाया जाता है जो कि चमगादड़ होता है। वो घायल लुई उस बूढ़े इंसान से कहता है, लानत है ब्लड डीमन, क्या ये इनविंसिबल फॉर्मेशन है? हाँ, तुमने ही तो कहा था कि तुम स्वर्ग को झकझोर कर दोगे। तो वो बूढ़ा आदमी कहता है, तुम अपनी बकवास बंद करो। तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? क्या तुम मरना चाहते हो? अगर तुम मरना नहीं चाहते तो मुझे परेशान मत करो। और वो तानियुन के सामने जाके झुक जाता है और कहता है, लॉर्ड होंगमेंग, यहाँ पे मेरा कोई काम नहीं है। अगर मुझे पता होता कि आप यहाँ पे हैं तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। मैं आपसे माफी चाहता हूँ और ये सब लियू रुलोंग के विचार है। उसने मुझे ऐसा करने में मजबूर कर दिया था। तो ये सुन के लियू को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और वो कहता है, होंगमेंग सुप्रीम, ये आप क्या कह रहे हैं ब्लड डीमन? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप उस तानियुन के प्रति इतने आदरणीय क्यों हो रहे हैं? वो बस एक साधारण डिसाइबल है, उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है। तो वो बूढ़ा आदमी गुस्से से कहता है, बंद करो, अपना बकवास बंद करो। होंगमेंग के सर्वोच्च गुरु के प्रति इतने अनादरपूर्ण होने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? आज भले ही मैं अपने जीवन की शक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको मौके पर ही मारने जा रहा हूँ। और ये कहते हुए वो बूढ़ा आदमी अपने हाथों में पावर इकट्ठा करता है। तो ये देख के तानियुन उससे कहता है, हे ब्लड डीमन, आपको दिखावा करने की जरूरत नहीं है। मुझे सब पता है आपके बारे में, आप कैसे हैं और कैसे नहीं, मुझे सब जानकारी है। आप पहले निश्चित रूप से मेरे द्वारा मारे गए थे, लेकिन अब आप जीवित हैं। आपको वापस जीवित करने में सिवान और हुंडन का हाथ है और उन्होंने आपको मेरे लिए भेजा है ना? तानियुन की बातें सुन के ब्लड डीमन चौंक जाता है और अपने मन में कहता है, होंगमेंग सुप्रीम सेऊ मेरे माध्यम से पहली नज़र में और बचने के लिए एक रास्ता खोजना पड़ा था। और ब्लड डेविल वहाँ से भागते हुए तानियुन से कहता है, होंगमेंग, आप लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकेंगे, आप जल्दी मर जाएंगे। सिवोन और हुंडुन आपको कभी जाने नहीं देंगे, वो लोग मिलकर आपको मार देंगे। मौत आपका इंतजार कर रहा है और वो बहुत ही जल्द आ रहा है। तो उस ब्लड डीमन को भागते हुए देख तानियुन कहता है, क्या आप दौड़ना चाहते हैं? हाँ, क्या आपको लगता है मैं आपको जाने दूंगा? और तानियुन भी अपने हाथों में एनर्जी इकट्ठा करता है और उस एनर्जी से अपने हाथों में एक बॉल बनाता है, लाइक राशिंगन। और उस एनर्जी बॉल से वो उस ब्लड डीमन पर अटैक करता है और वो ब्लड डीमन मरते हुए कहता है, होंगमेंग, मैं आपको श्राप देता हूँ, आप जल्द ही मर जाएंगे। और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। फिर हमें उस ब्लड डीमन के लाश को दिखाया जाता है जो कि एक फॉग में तब्दील हो जा रहा होता है। तो ये देख के लुई कहता है, दत्तरी की ब्लड डीमन मर गया। ब्लड डीमन को वास्तव में तानियुन द्वारा एक चाल से जलाकर मार दिया गया। मुझे पता था कि ब्लड डीमन कुछ कर नहीं सकता, ये तो एक बकवास का टुकड़ा था। अब जो करना है मुझे ही करना है। तभी तानियुन उसके पास आते हुए कहता है, लियू रुलोंग, आप काफी देर से उछल रहे हैं। तो ये सुन के लियू बहुत ही घबरा जाता है और तानियुन उससे कहता है, आपको आपके परिवार के पास जाने का समय आ गया है। तो लुई उसके ऊपर हमला करते हुए कहता है, तानियुन, भले ही आज मैं मर जाऊंगा, लेकिन साथ में मैं तुम्हें भी मार दूंगा। तो ये देख के तानियुन अपने दोनों हाथों में एनर्जी इकट्ठा कर लेता है और इस अटैक को होंगमेंग बैटियन फीस्ट कहते हैं। और उस अटैक से वो लगभग लुई को सैकड़ों पंच मारता है। फिर हमें जोंगमेंग को लुई के पास जख्मी पड़ा हुआ दिखाया जाता है और लुई यहाँ पे पड़े हुए कहता है, मैं ऐसे नहीं मर सकता, ये मेरा अंत नहीं है, मैं ऐसे कैसे मर सकता हूँ, मैं इतना कमजोर तो नहीं हूँ। तो उसकी आवाज़ सुन के जोंगबू जाग जाती है और उसे देखते हुए कहती है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है और आप यहाँ पे जख्मी क्यों है? लियू रुलोंग को देखते हुए तानियुन कहता है, लियू रुलोंग, उसके माइंड पर ब्लड डीमन ने अपना कब्जा कर लिया है, उसके हाथ अनगिनत डिसेबल के खून से रंगे हैं। फिर हमें जोंगबू को दिखाते हैं जो कि अपने भाई को देख के रो रही होती है और तानियुन से कहती है, तानियुन, मैं आपको दोष नहीं दे रही, इसमें सारी गलती मेरे भाई की थी, मुझे पता है उस पर ब्लड डीमन ने कब्जा कर लिया है। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि मेरा भाई भटक गया है। तो ये सुन के लियू कहता है, नहीं, मैं गलत नहीं हूँ। और वो उठ के जोंगबू का हाथ पकड़ लेता है। ये देख के जोंगबू कहती है, भाई क्या आप ठीक है? और लियू जोर से चिल्लाते हुए कहता है, ब्लड डीमन ट्रांसफॉर्मेशन। और लियू के अंदर जो ब्लड डीमन स्पिरिट है वो जोंगबू के अंदर चले जाता है। ये देख के जोंगबू घबरा जाती है और कहती है, ये क्या चीज है जो मेरे शरीर पर कब्जा कर रही है? ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मैं बुरी नहीं बनना चाहती। यह देख के तानियुन कहता है, ब्लड डीमन ट्रांसफॉर्मेशन। और वो अपने मन में कहता है, यह शायद ब्लड डीमन की विरासत की निषिद्ध तकनीक का प्रकार हो सकता है। और वो ब्लड डीमन का स्पिरिट यानी कि लियू तानियुन से कहता है, तानियुन, आप मुझे मार नहीं सकते, मैं अमर हूँ, मैं कभी मर नहीं सकता, मैंने पहले ही जोंगबू के शरीर में खून लगा दिया है,
जिससे कि मेरी आत्मा अब उससे जुड़ गई है। ये देख के जोंगवू उससे कहती है, ब्रदर आप ये क्या कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो लियू उससे कहता है कि आपको ये पसंद नहीं आया, आपका भाई ताकतवर होते जा रहा है, कि आपको आपके भाई के साथ नहीं रहना, अब हम एक ही शरीर से जुड़ चुके हैं, हम हमेशा साथ रहेंगे, क्या आप खुश नहीं हैं? लियू जोंगवू से कहता है, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता, आपको मुझसे कोई छीन नहीं सकता, हम दोनों हमेशा साथ ही रहेंगे। ये सुन के जोंगवू रोने लगती है और लियू से कहती है, लियू रुलोंग मैंने आपके साथ रहने के बारे में कभी सोचा नहीं, ये सिर्फ आपकी इच्छा है जो आप सोच रहे हैं, मैं टैन्यून को पसंद करती हूँ। तो ये सुन के लियू बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है, नहीं मैं इसकी अनुमति कभी नहीं दूंगा, आप सिर्फ मेरी ही हो सकती है, मैं किसी को भी मार दूंगा जिसे आप चाहते हैं, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और लियू जोंगवू को पकड़ते हुए कहता है कि आप तानून को मारना चाहते हैं? हाँ। तो जोंगवू कहती है, तानून तुम मेरे बारे में चिंता मत करो। तभी लियू तानून के पास आ जाता है और उसे कहता है, मैं इसे मारना चाहता हूँ। और लियू तानून से कहता है, तानून आप इसे तो करते हैं, वो कुंजी क्या आप उसे कर सकते हैं? और फिर तानून अपने हाथ में पावर इकट्ठा करते हुए कहता है, लियू रुलोंग आप इस तरह एक लड़की के आत्मा पर अपना कब्जा नहीं कर सकते, भले ही आप ब्लड डेविल क्यों ना हो। और तानून अपने हाथों में एक एनर्जी बॉल बनाता है और लियू से कहता है, लेकिन दुर्भाग्य से तुम मुझसे मिले, देखो अब मैं तुम्हारी आत्मा को कैसे बाहर निकालता हूँ, तुम्हारा अंत निकट है। तो ये देख के जोंगवू खुश हो जाती है और तानून से कहती है, तानून क्या वास्तव में ऐसा कर सकते हैं? मुझे खुशी है कि आप ऐसा कर सकते हैं। तो ये सुन के लियू कहता है, नहीं ये असंभव है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ब्लड डीमन ट्रांसफॉर्मेशन तोड़ने का कोई तरीका नहीं है, इसे कोई तोड़ नहीं सकता, जब तक कोई मेरी आत्मा का कंटेनर नहीं बन जाता तब तक मुझे और जोंगवू को कोई अलग नहीं कर सकता। और फिर तानून उसकी तरफ अपना हाथ करता है और उसके हाथों में एक येलो एनर्जी बॉल होता है। लियू तानून के मन को भांपते हुए कहता है, मुश्किल है, मुझे आश्चर्य है कि आप क्या सोच रहे थे। और वो बहुत ही घबरा जाता है। तो तानून उसे देखते हुए कहता है, मुझे खुशी है कि आपने अनुमान लगा लिया मैं क्या करने वाला हूँ। और तानून उसके ऊपर एक बड़ा सा अटैक करता है। इस अटैक की वजह से लियू चिल्लाते हुए कहता है, नहीं मैं जोंगवू से अलग नहीं होना चाहता। स्टार्टिंग में हमें तानून को दिखाया जाता है जो कि अपने पावर को अनलिश कर रहा होता है और उसकी इतनी ज्यादा पावर की वजह से जोंगवू भी पीछे खिसक रही होती है और वो इसे देख के बोलती है, ये क्या कर रहा है? तानून आखिर तुम कैसे इंसान हो, तुम इतने ताकतवर कैसे हो? और ये देख के जोंगवू हैरान हो रही होती है। वे तानून के सामने लियू की स्पिरिट आ जाती है और वो तानून से कहता है, धत्तेरी की तानून ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं अभी तुम्हें जान से मार दूंगा और तुम मेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं पाओगे क्योंकि मैं एक स्पिरिट हूँ। तो ये सुन के तानून कहता है, तुम बहुत ज्यादा शोर करते हो। ये कहने के बाद तानून लियू को एक स्लैप मारता है लेकिन लियू को कुछ भी नहीं होता और वो कहता है, तानून ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम जानते हो तुम मुझे मार नहीं सकते, मेरी आत्मा तुमसे जुड़ी हुई है, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम्हें भी मरना होगा। तानून ये सब दोष तुम्हारा है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और लियू हंस रहा होता है। तभी जोंगवू तानून से कहती है, तानून मेरा शरीर में रियुलोंग की आत्मा को डाल लो और मुझे मार डालो क्योंकि ये सब कुछ मेरी ही गलती है, वो मेरा ही भाई है। तानून लियू से कहता है, मैं अपने शरीर में तुम्हारी आत्मा को ऑब्जर्व करने की ताकत रखता हूँ, स्वाभाविक रूप से तुमसे निपटने का एक तरीका है और वो मैं जानता हूँ। तो उसकी बातें सुन के तो लियू हंसते हुए तानून से कहता है, तानून ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम एक सपने के बारे में बात कर रहे हो? तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा, तुम्हारा सपना तो बस सपना बन के ही रह जाएगा। मेरी आत्मा तुम्हारी आत्मा के साथ जुड़ चुकी है, क्या तुम मुझे मार के अपने आप को मारना चाहते हो? क्या तुम इसके लिए तैयार हो? तो तानून अपने एक हाथ में पावर इकट्ठा करते हुए कहता है, कांग्रेचुलेशन, आपका आधा जवाब सही है। और तानून अपने आप को ही मारता है जिसकी वजह से जो चोट तानून को लगती है वो चोट लियू को भी लगती है और लियू के मुंह से खून निकलने लगता है। और तानून कहता है, लेकिन ये एक डील है। ये देख के जोंगवू कहती है, तानून ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। और ये कहते हुए जोंगवू रो रही होती है। लियू ये देख के हैरान होता है और वो तानून से कहता है, तानून क्या तुम पागल हो? तुम जानते हो अगर तुम मुझे मारोगे तो तुम भी मरोगे। तो तानून कहता है, लियू रुलोंग क्या आपको भी ऐसा लगता है अगर आप मर भी जाते हैं तो मैं हमेशा फिर भी जिंदा रहूंगा स्वर्ग और पृथ्वी की वजह से? तानून की आत्मा को देखते हुए जोंगवू कहती है, ऐसा मजबूत मौलिक आत्मा, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि तानून ने अदला बदली करने की हिम्मत की। वो चोट के बदले चोट दे रहा है। तानून अगर एक दर्द रहित चोट खा रहा है तो लियू रुलोंग को एक घातक चोट मिल रही है। तानून की बातें सुन के लियू रुलोंग कहता है, नहीं
ये कैसे संभव हो सकता है? तुम ऐसा कर ही नहीं सकते। तुम हो कौन? तान्युन, आपके पास इतनी शक्तिशाली आत्मा कैसे आ सकती है? तो उसकी बातें सुनते हुए तान्युन कहता है, मैं वही हूँ जिसे आप कभी ठेस नहीं पहुंचा सकते। लियू रुलोंग, जाइए और अपने परिवार के साथ फिर से मिलिए। उसकी बातें सुनते हुए लियू बहुत ही घबरा जाता है और आगे बढ़ते हुए कहता है, धत्तेरी की, इसे रोक दो। लेकिन तान्युन कहता है, नहीं, तुम्हें मरना होगा, मरो। और वो अपने स्पिरिचुअल पावर को इंक्रीज करता है और बहुत ही ज्यादा इंक्रीज करता है और खुद का अटैक खुद पर ही करता है, जिसकी वजह से लियू बहुत ही ज्यादा फूल जाता है और वो कहता है, नहीं, मैं इसके लिए तैयार नहीं था, मैं मर नहीं सकता। और उसके बाद लियू की आत्मा ब्लास्ट हो जाती है, जिससे कि लियू हमेशा हमेशा के लिए मर जाता है। और ये सब होने के बाद तान्युन अपने घुटनों में बैठ जाता है और खांसने लगता है। उसके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है। तभी जोंगहू उसके पास दौड़ते हुए आती है और कहती है, तान्युन, आप कैसे हैं? लगता है आपकी चोट बहुत ही गंभीर है। तो तान्युन कहता है, कोई बात नहीं, मैं सिर्फ थोड़ा घायल हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तान्युन अपने मन में कहता है, मेरी स्पिरिचुअल स्पिरिट को संघनित करने के बाद मेरी आत्मा और भी ज्यादा मजबूत हो गई है। उसे देखते हुए जोंगहू रोते हुए तान्युन से कहती है, तान्युन, ये मेरी गलती है। अगर ऐसा मेरे साथ नहीं होता तो ये आपके साथ भी नहीं होता और आपको इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती। तो तान्युन कहता है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। लियू परिवार मेरे तैन परिवार को नष्ट करना चाहता था। उनके बीच का झगड़ा बहुत ही पहले हो चुका था, इसीलिए मैंने ये सब किया। तो चलो टाइम स्पेस टावर के पास चलते हैं और एक ब्रेक लेते हैं। वहाँ पे सिस्टर म्यू भी है। और ये कहते हुए वो दोनों आगे जाने लगते हैं। और फिर जोंगहू से कहती है, ठीक है, और अपने मन में कहती है, तान्युन, मैं कब आपके नक्शे कदम पर चल पाऊंगी। फिर हमें दूसरी तरफ दिखाते हैं। उसके बाद दूसरे सीन में हम देखते हैं कि ब्लड डीमन वहाँ से भाग के बच गया होता है और एक जगह रुक के हंसते हुए कहता है, मैं बच गया, लेकिन फिर भी यह अच्छी बात है कि हॉन्गमिंग सुप्रीम ने अपनी पूरी शक्ति को हासिल नहीं किया है। तभी मैं अपने आत्मा के एक निशान से बच गया, नहीं तो आज मेरा बचना नामुमकिन था। इसके बाद मुझे ठीक होने के लिए बहुत सारे खून की आवश्यकता है, लेकिन मैं केवल अपनी आत्मा के एक अंश के साथ आसानी से आगे नहीं बढ़ सकता। ऐसा लगता है कि मुझे किसी का शरीर कब्जा करना पड़ेगा। तभी वो पीछे एक आदमी देखता है और ये आदमी वही वांगफू तान होता है, जो कि तान्युन से बच के भाग गया था। और वो चलते हुए कहता है, धिक्कार है लियांग किंग, मुझे पता है तुम पागलों की तरह मेरा पीछा कर रहे हो, लेकिन तुम बस मेरे ठीक होने की प्रतीक्षा करो, फिर देखो मैं तुम्हें कैसे मारता हूँ। वांगफू तान को देखने के बाद ब्लड डीमन अपने मन में बोलता है, अच्छा, ये आदमी मुझे अच्छा लग रहा है। और वो आगे बढ़ते हुए कहता है, मुझे समाचार से ये पता चला कि मुरोंगकुन को तान्युन ने मार दिया। अब मुझे और किसी बैगर को ढूंढना पड़ेगा तान्युन को मारने के लिए। लिंगू चांगकोंग मुझे अच्छा लग रहा है, वो सही है इसके लिए, वो शक्तिशाली है और तान्युन के खिलाफ भी है। तभी ब्लड डीमन उसके पास आते हुए कहता है, मेरे छोटे बेटे, यह तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम मुझसे मिले हो, तुम अपना शरीर मुझे दे दो। ये देख के वांगफू तान कहता है, क्या? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। और वो ऐसे ही चिल्ला रहा होता है। तो ब्लड डीमन कहता है, अब और संघर्ष मत करो, एक अच्छा आदमी बनो और मुझे अपना शरीर दे दो। और वांगफू तान चिल्लाते हुए कहता है, नहीं, मैंने तान्युन को नहीं मारा है और मैं ऐसे मर नहीं सकता। ब्लड डीमन उसे देखते हुए कहता है, नहीं, इस आदमी का दिमाग इतना मजबूत कैसे हो सकता है। और ब्लड डीमन वहाँ से भागने लगता है। ये देख के वांगफू तान कहता है, क्या तुम भागना चाहते हो? तुम मेरे पास वापस आओ, मुझे तुम्हारी ताकत चाहिए। और ये कहते हुए वो उसको अपने पास बुलाने लगता है और वांगफू तान की ताकत की वजह से ब्लड डीमन उसके शरीर में घुस जाता है। और वांगफू तान हंसते हुए कहता है, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतनी मजबूत विरासत का आशीर्वाद मिलेगा। तान्युन, मैं तुम्हें मारने आ रहा हूँ, अब तुम्हारा मरने का समय आ गया है। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है, जो कि द बाउंड्री इन जॉर्ज वैली का होता है। और हमें वहाँ पे लिंगू चांगकोंग को दिखाया जाता है। वो अपने मन में कहता है, अगर मैं इस संरचना को किसी माध्यम से तोड़ सकता हूँ तो मैं उल्काखंड की घाटी की आंतरिक भाग में प्रवेश कर सकता हूँ और तब मैं अपने दम पर डीमन गॉड्स की विरासत की शक्ति को प्राप्त करने में सक्षम हो जाऊंगा। और अपने हाथ के निशान को देखते हुए कहता है, उस समय मैं पूरे होंगफू सेंट संप्रदाय को अपने पैरों में कुचल लूंगा। और वो अपने मुट्ठी को बंद करके हंसने लगता है। कोई बैठा हुआ होता है और उसके एक साइड ब्लू ड्रैगन और दूसरे साइड गोल्डन ड्रैगन होता है और उसी के सामने एक ब्लू कलर का स्पिरिट होता है और एक गोल्डन कलर का स्पिरिट होता है। वो राजगद्दी में बैठा हुआ आदमी कहता है, इतने सारे सालों के बाद मैं नहीं जानता कि कितने ग्रेट एम्परर आज भी जीवित है। तो उन स्पिरिट्स में से ब्लू स्पिरिट बोलता है, मुझे विश्वास है कि बादशाह वापस आएंगे। अब हमें बस अपने कर्तव्य को निभाना है और उस 1000 आंखों वाला दानव को सप्रेस करना है। 100 साल में उस 1000 आंखों वाले दानव को सील कर दिया जाए और उनका सफाया कर दिया जाएगा। अगर हम इसे करीब से देखते हैं
तो उसके मरने का सिर्फ एक ही रास्ता है। तो गोल्डन स्पिरिट कहता है किसी भी परेशानी का कारण नहीं बनना सबसे अच्छा है। फिर हमें पैलेस के अंडरग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोई कैद होता है। उसके हाथ पैर जादुई जंजीरों से बंधे हुए होते हैं और वो हंसते हुए कहता है मुझे लग रहा है कि वो छोटा आदमी मेरे मिशन के साथ मेरे पास आ रहा है। गोल्डन ड्रैगन के भगवान और जादुई ड्रैगन के भगवान, बहुत दिनों से तुम मुझे फंसा नहीं पाए। तो इससे हमें ये पता चलता है कि वो जो ब्लू स्पिरिट और गोल्डन स्पिरिट थे वो गोल्डन ड्रैगन के भगवान और जादुई ड्रैगन के भगवान थे। और वो आदमी कहता है ये शैतान जल्द ही फिर से आजाद हो जाएगा, फिर मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार डालूंगा, कोई इस दुनिया को मुझसे बचा नहीं पाएगा। और उसके बाद हमें स्पेस टाइम टावर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे म्यू और जोंगह्यू दोनों ही कल्टीवेट कर रही होती है। उन दोनों को देखते हुए टान्यून अपने मन में कहता है सभी दुश्मनों का सफाया कर दिया गया है और मेरे पास स्पेस टाइम टावर के चारों ओर रक्षात्मक संरचनाएं हैं। म्यू मैंग और जोंगवू शियाओ अब सुरक्षित रूप से फेटस सोल के लिए कल्टीवेट कर सकते हैं। मुझे भी यहाँ से समय समय पर निकल जाना चाहिए और मुझे उल्कापिंड कंड के आसपास जाना चाहिए। ये कहते हुए टान्यून वहाँ से चले जाता है। तभी जोंगवू की आँख खुलती है और वो कहता है टान्यून आप चले गए क्योंकि आप डरते थे कि हम आपको नीचे खींच लेंगे। तो म्यू भी अपनी आंखें खोलते हुए कहती है बहन जोंगवू चिंता मत कीजिए, जहाँ तक मुझे पता है कि टान्यून ऐसा नहीं होना चाहिए। वो ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सिर्फ अपने बारे में सोचे, वह बहुत ही अच्छा व्यक्ति है। तो म्यू को जागते हुए देख जोंगवू हैरान हो जाती है और उसे कहती है क्या सिस्टर म्यू आप जाग गए? मेरा सच में कहने का ये मतलब नहीं था। तो म्यू कहती है ठीक है। टान्यून ने ये नहीं लिया और उसके साथ वह यहाँ से चले गया क्योंकि वो नहीं चाहता कि हमें फिर से चोट पहुँचे। तो जोंगवू कहती है तो ये है, लेकिन तभी म्यू कहती है टान्यून बहुत ही मजबूत है, इसलिए हमें कल्टीवेट करने के लिए और अधिक मेहनत करनी चाहिए ताकि हम एक दिन उसके साथ खड़े रह सके। म्यू की बातें सुन के जोंगवू कहती है ओह अब मैं समझ गई सिस्टर म्यू, ऐसा लगता है कि आप टान्यून को मुझसे बेहतर समझते हैं। तो उसकी बातें सुन के म्यू शर्माते हुए कहती है अरे अरे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो म्यू कहती है इसके बारे में कैसे, और अब से आप सबसे बड़ी होंगी और मैं सबसे छोटी। सिस्टर म्यू आप क्या सोचती है? तो म्यू को कुछ समझ भी नहीं आ रहा होता है और वो कहती है बड़ा क्या है और छोटा क्या है, तुम किस बारे में बात कर रही हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो जोंगवू कहती है क्या सिस्टर म्यू आप भी टान्यून पर एकाधिकार करना चाहती है? यह बहुत लालची होगा। तो म्यू कहती है चुप रहो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और वो दोनों ऐसे ही झगड़ने लगते हैं। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जो कि द जंक्शन ऑफ द इनर एंड का होता है। वहाँ पे काफ़ी सारे लोग उस बैरियर को तोड़ रहे होते हैं और वो लोग बहुत कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो बैरियर टूट ही नहीं रहा होता है। वो लोग काफ़ी कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी उनकी कोशिश असफल हो जाती है। फिर हमें लिंगू मिंग को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है फॉर्मेशन सील ये आप कब तोड़ पाएंगे? मेरे पास इंतजार करने का समय नहीं है, मुझे और भी बहुत सारे काम करने हैं। तो उसके पास एक आदमी आता है और उसे कहता है भाई आपके लिए रिपोर्ट है, यह मुहर पिछले कुलपति द्वारा प्राप्त की गई थी। यह सैकड़ों साल पहले हो चुकी थी और अब ये पहले की तरह स्थिर नहीं है। लिंगू भाई आप बस मुझे 1 या 2 घंटे का समय दे और मैं शीर्ष के एक केंद्र को छेद कर सकता हूँ। कृपया करके भाई मुझे थोड़ा समय दीजिए। तो लिंगू मिंग कहता है कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें यह काम जल्दी करना होगा। तभी वहाँ पे पीछे से कोई आता है और ये देख के लिंगू थोड़ा सोचने लगता है। तभी हमें टान्यून को दिखाया जाता है। वो आदमी जो अभी वहाँ पे आया हुआ होता है वो और कोई नहीं बल्कि टान्यून होता है। वो कह रहा होता है यदि आप इस सील बैरियर को तोड़ सकते हैं तो हम उल्काखंड के भीतरी भाग में प्रवेश कर सकते हैं। और टान्यून अपने दोनों हाथों को उस बैरियर की तरफ ले जाते हुए कहता है इस तरह की एक साधारण सील मेरे लिए एक पल में खोली जा सकती है, ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तभी नीचे से एक आदमी लिंगू भाई को बोलता है लिंगू भाई कोई वहाँ पर आया है और ऐसा लग रहा है कि वह उस सील को तोड़कर अंदर जाना चाहता है। ये सुन के लिंगू मिंग चिल्लाते हुए कहता है इसे एक बार में खोल दे, मैं इनर सर्कल में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति बनना चाहता हूँ। लिंगू भाई की बातें सुनते हुए दूसरा आदमी कहता है आप चिंता मत करिए लिंगू भाई, हम पूरी तरीके से तैयार हैं और हजारों स्पिरिचुअल स्टोन को खर्च करने के बाद भी सील को तोड़ने में हमें 1 या 2 घंटे का समय तो लगेगा ही। और वह बिल्कुल अकेला है और उसका कोई सहायक भी नहीं है, कोई रास्ता नहीं है कि वो हमसे तेज हो सकता है। वो हमसे पहले इस बैरियर को तोड़ ही नहीं सकता, ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो उसकी बातें सोचते हुए लिंगू मिंग बोल पड़ता है। वो कहता है हाँ ऐसा हो सकता है, आपने जो कहा वह भी उचित है। मैं नहीं चाहता कि कुछ ऐसा हो जिससे हमें नुकसान पहुंचे।
तुम एक काम करो, अपने कुछ डिसेबल को ले जाओ उसे मारने के लिए। जो डिसेबल्स काफी मजबूत हो उन्हें ही लेना। तो वो आदमी कहता है अच्छा लिंगू भाई, ठीक है, मैं अभी जाके उसे मार देता हूँ। फिर हमें तानुन को दिखाया जाता है जो कि उस सील को तोड़ देता है और अंदर जाते हुए कहता है मुझे समय की एक आंतरिक सांस खर्च करने की उम्मीद नहीं थी। इस फॉर्मेशन को निचले क्षेत्र में शीर्ष स्तर माना जाता है। तो नीचे लिंगुमिंग के लोग उसे देखते हुए कहते हैं ये कैसे संभव है, उसने एक ही फ्लैश में उस संरचना को तोड़ दिया। यह स्वयं पूर्व पितृसत्ता द्वारा स्थापित एक मुहर है और इसे अतीत के बुजुर्गों द्वारा प्रबलित किया गया था। तो वह कैसे एक आईने की तरह इस फॉर्मेशन को अपने हाथों से तोड़ देता है? आखिर वो व्यक्ति है कौन? मुझे वो क्यों तानुन जैसा लग रहा है? तो दूसरा आदमी कहता है यह अफसोस की बात है कि सील को जल्द ही बेहाल कर दिया जाएगा, अन्यथा हम इसे पास करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। लिंगुमिंग बहुत ही गुस्सा हो रहा होता है और वो कहता है तुम सब चुप रहो और तुरंत अपनी गति बढ़ाओ और सील को तोड़ो, जल्दी करो। और उनमें से उनका लीडर कहता है ठीक है, आवाज संरचना को बढ़ाया जाए, जल्दी करो, सील को जल्दी से जल्द तोड़ो। और वो सभी अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं सील को तोड़ने में और उनकी ताकत की वजह से वहाँ पे एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और वो सभी पीछे गिर जाते हैं। तो ये देख के लिंगुमिंग कहता है ये क्या हो रहा है, और वो उस आदमी को पकड़ता है और उससे कहता है मेरा फॉर्मेशन क्यों फट गया है, तुम लोगों ने क्या गलती की है? तो वो आदमी कहता है यह वह व्यक्ति रहा होगा जिसने सील को पार किया और सील की आत्मरक्षा को ट्रिगर किया। तो लिंगुमिंग अपने हाथ में पावर इकट्ठा करते हुए कहता है तुमने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया, अब मुझे तुम्हारी क्या जरूरत है? और वो उसका सिर पकड़ता है और अपने पावर की वजह से उसे मार देता है। आदमी को दिखाते हैं जो कि अपने आदमियों में से एक आदमी का सिर पकड़े हुए रहता है और अपनी ताकत की वजह से उस आदमी को मार देता है। तभी वहाँ पे बांग फुतौन आता है और उससे कहता है लिंगू भाई, आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं भाई, ये तो बस एक सील है, आपके छोटे भाई के पास हल निकालने का तरीका है। तो लिंगुमिंग उसे देखते हुए बोलता है वांग फुटोंग, आप क्या कर सकते हैं, जल्दी बोलिए, और अगर तुम मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत करते हो तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो वांग फुटोंग बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ वो कहता है मैं अपनी सिर की गारंटी के साथ सील तोड़ सकता हूँ, लेकिन इसके लिए डिसेबल की बहुत सारे खून की आवश्यकता है। और वो लिंगुमिंग के पास आता है और उसे कहता है भाई लिंगू, इसे देखिए। और वो उसके कान में बहुत कुछ कहता है और ये आपको बाद में पता चल जाएगा। तो लिंगुमिंग कहता है ठीक है, ये तो सिंपल है। और वो बहुत ही स्पीड के साथ वहाँ पे बहुत सारे डिसेबल्स को मार देता है। और ये देख के और ये करने के बाद लिंगुमिंग कहता है क्या इतना खून काफी है या और चाहिए? तो वांग फुतोंग बोलता है नहीं नहीं, ये तो काफी है। और उसके बाद हमें द प्लेस ऑफ द गॉड्स का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे वो शख्स कहता है जो कि राजगद्दी में बैठा हुआ होता है। वो कहता है कोई अंदर आया है, क्या यह हुआंगफू शेंगजुन के युवा का समूह है? वो क्या फिर से यहाँ पे आए हैं? द लॉर्ड ऑफ मैजिक ड्रैगन कहते हैं चिंता मत करिए, हम सिर्फ 1000 आंखों वाले दानव की रक्षा कर रहे हैं, बाहर छोटे बंदर के साथ कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। तो द लॉर्ड ऑफ ड्रैगन कहते हैं यह भी है, छोटे बंदरों ने हमारी कुछ शक्तियाँ हासिल कर ली है। और दूसरी तरफ हमें उल्कापिंड कंठ घाटी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ तानुन आगे बढ़ रहा होता है। उसके आसपास सिर्फ इंसानों के स्केलेटन्स और उनके हथियार ही पड़े होते हैं। तानुन आगे बढ़ते हुए अपने मन में सोचता है यह उल्कापिंड कंठ घाटी का आंतरिक चक्र है, ये तो एक बड़े युद्ध के बाद छोड़े गए युद्ध क्षेत्र की तरह दिखता है। यहाँ तो बहुत सारे योद्धाओं के कवच और हथियार भी है, लेकिन सब बिखरे हुए हैं। तभी उसको कुछ दिखता है, वो ये देखता है कि वहाँ पे पड़े हथियार अपने आप हिल रहे हैं। तो ये देख के तानुन कहता है तो ये है यहाँ का बॉडीगार्ड। और वो सभी हथियार और कवच मिलके एक सिपाही बन जाता है और ऐसे करके वहाँ पे बहुत सारे सिपाही बन जाते हैं जो कि तानुन को मारने के लिए होते हैं। तानुन उन्हें देखते हुए अपने हाथों में एनर्जी इकट्ठा करता है और हंसते हुए कहता है आप केवल एक नकली आत्मा नियंत्रण के साथ मेरे सामने गलती करने की हिम्मत कैसे कर रहे हैं? आपको तो पता भी नहीं होगा कि मैं कौन हूँ। और वो अपने एक ही हाथ की मदद से एक बड़ा सा डिस्ट्रॉय करता है और कहता है आप और क्या करना चाहते हैं? क्या आप इसे करके स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता। और तानुन के उस अटैक की वजह से वहाँ पे एक बवंडर आ गया होता है और हमें फिर तानुन की स्पीड पावर को दिखाते हैं। तानुन आगे बढ़ते हुए कहता है ओह, मैंने कुछ सालों से धुन को इकट्ठा होते हुए नहीं देखा है। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि इस दुनिया में भी लोग होंगे। मैं वास्तव में तुम्हें याद करूंगा, लेकिन ये अफसोस की बात है कि दोनों द्वारा बनाए गए जानवर के पास एक शरीर होता है, लेकिन
उसका कोई आत्मा नहीं होता तो तुम तो मेरे हाथों से बहुत ही जल्द मारे जाओगे। तो चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली दूध इकट्ठा करने वाली आत्मा क्या होती है। और तानून अपना एक बड़ा सा फार्मेशन ओपन करता है और कहता है गैदर स्पिरिट, और वो उस ताकत की वजह से एक बड़ा सा सिपाही बनाता है और उससे कहता है इसे तोड़ दो। तो वो सिपाही बहुत ही स्पीड के साथ नीचे जमीन पे एक वार करता है और तानून कहता है क्या तुम्हारे पास झूठ बोलने के लिए पर्याप्त शब्द है? तुम मुझे देखने के लिए वहाँ से बाहर क्यों नहीं निकलते? और फिर हमें वहाँ से आते हुए एक सोल्जर को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है आप 2 बार मेरे महल में घुस चुके हैं बेटा, तुम्हारे पास कुछ हुनर तो है। और ये सोल्जर लगभग हमें कुछ मंकी किंग जैसा दिख रहा होता है। वो कहता है लेकिन ये तुम्हारा अंत है। और वो एक कदम आगे बढ़ते हुए कहता है एक कदम आगे। और फिर हमें उसके बारे में बताया जाता है ये पर्पल आइट डीमन एप होता है। तो तानून उसे देखते हुए कहता है बहुत अद्भुत। और वो अपने मन में कहता है चौथे स्टेज का अडल्ट डीमन बीस्ट, या ये कहे पर्पल आइट डीमन बीस्ट एप। हड्डियों को रिफाइन करके ऐसा लगता है कि उसने कुछ प्रकार के स्टिक कॉम्बैट कौशल भी सीखे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस दुनिया में भी ऐसे लोग रहते हैं जो राक्षसों को प्रशिक्षित करने के लिए इस तरह के परिचित तरीकों का उपयोग करते हैं। और वो डीमन एप उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है लड़के, क्या तुमने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा? क्या तुम बहरे हो गए हो क्या? तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? यहाँ आप जैसे मनुष्य के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए यदि आप यहाँ से नहीं जाते तो मैं आपके दिमाग को अपनी छड़ी की मदद से चकनाचूर कर दूंगा। तो वक्त रहते जल्दी चले जाइए यहाँ से। तो तानून कहता है तुम मेरा दिमाग तोड़ना चाहते हो? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम ये कर पाओगे? मुझे डर है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो वो डीमन एप कहता है मनुष्य, क्या तुम ये पूछना चाहते हो? और डीमन एप अपने पावर को अनलीश करता है, साथ ही साथ तानून भी अपने पावर को अनलीश करता है। और वो डीमन एप अपने छड़ी के साथ तानून पर हमला करता है, लेकिन उसका छड़ी टूटने लगता है। ये देख के डीमन एप चौंक जाता है और वो कहता है क्या ये कैसे हो सकता है? और वो ये देख के घबराने लगता है। तो तानून हंसते हुए कहता है ऐसा लगता है कि मेरा दिमाग अभी भी सख्त है। और वो अपने हाथों से उस डीमन एप के शरीर से पावर को अब्सॉर्ब करने लगता है। और तानून कहता है यहाँ से चले जाओ, इस पे तुम्हारी भलाई है, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और वो डीमन एप दर्द से चिल्ला रहा होता है। और तानून उस डीमन एप से कहता है हे तुम छोटे बंदर, तुमको ये बढ़िया स्टिक तकनीक किसने सिखाई है? मुझे जल्दी बताओ। और वो अपने मन में कहता है यह स्टिक तकनीक जियो हुई को दी गई थी। मैजिक ड्रैगन के भगवान फिर वापस आ गए हैं क्या? लेकिन ये मुझे यहाँ पे क्यों दिखा दिया? और वो डीमन एप कहता है आज मैंने तुम्हें खो दिया और मैं हार गया, क्योंकि मैं तुम्हारे जितना ताकतवर और अच्छा नहीं हूँ। इसलिए अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार सकते हो, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं स्टिक की जानकारी आपको बता दूं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैं आपको किसी भी हाल में यह बता नहीं सकता। और तानून उसको छड़ी पकड़ते हुए कहता है हे बंदर, तुम तो वफादार हो, जो भी हो, अब से ये छड़ी मेरा। एपिसोड की शुरुआत में हमें तानून को दिखाया जाता है, उसके हाथ में उस डीमन मंकी का स्टिक होता है और वो उस स्टिक को पकड़ते हुए कहता है मैं आपको दिखाता हूँ कि वास्तव में क्या बढ़िया है और क्या नहीं। और ये कहते हुए वो अपने शरीर से बहुत सारी पावर को अनलीश करता है। तानून के ऐसे रूप को देखते हुए वो डीमन मंकी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और उससे कहता है ये तुमने कैसे किया? तुम ये कैसे कर सकते हो? तुम क्या हो और तुम्हारे पास इतनी पावर कैसे आई? ये कहते हुए उस डीमन मंकी के पसीने छूट रहे होते हैं और तानून उस डीमन मंकी के स्टिक से उसके ऊपर ही वार करता है। और तानून के वार से वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वहाँ पे हर तरफ धुआं हो जाता है। और कुछ समय बाद धुआं के हटने पर हमें डीमन मंकी को दिखाया जाता है, वो खांस रहा होता है और वो देख के काफी हैरान होता है कि तानून ने जो वार किया था वो उसके ऊपर नहीं किया था और इसलिए वो बच गया। लेकिन जब वो नीचे देखता है जहाँ पे तानून ने वार किया होता है, वहाँ की धरती फट गई होती है। ये देख के वो काफी हैरान होता है और वो कहता है ये क्या है? ऐसी पावर ये तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। आखिर तुम हो कौन और तुम क्या क्या कर सकते हो? और वो अपने मन में कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो? ये तो मेरा ही स्टिक है और मैं जैसे वार करता हूँ उससे तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन तुमने ये वार किया, इससे ये धरती कैसे फट गई? ये वेंगजिंग जिने की स्टिक है और ये अब मेरी है, लेकिन उसने ये पकड़ते ही कैसे कर लिया? और तानून उस डीमन मंकी से कहता है वेंगजिंग जिंगे की स्टिक ये मेरे विधि द्वारा बनाई गई थी और मैंने इसे
द लॉर्ड ऑफ मैजिक ड्रैगन को सिखाया था। उसके अलावा मैंने ये किसी को नहीं सिखाया। तो उसकी बातें सुनते हुए वो डीमन मंकी बहुत ही चौंक जाता है और उससे कहता है, नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम वो कैसे हो सकते हो? मेरे मालिक ने कहा था कि वह अभी भी पुनर्जन्म में है, क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? तो उसकी बातें सुनते हुए तानून उससे कहता है, मैंने जो पूछा अगर तुमने वो नहीं बताया तो मुझे खुद अंदर जाना पड़ेगा और उसके बाद मैं खुद देख लूंगा कि क्या है। तो डीमन मंकी उससे कहता है, रुको रुको, नहीं तुम नहीं जा सकते। और डीमन मंकी उसे रोक ही रहा होता है कि तभी तानून उसके सर में अपनी 2 उंगलियों को लगाते हुए सील कहता है। उसकी वजह से वो डीमन मंकी छोटा होता जा रहा होता है। ये देख के वो डीमन मंकी कहता है, ये अच्छा नहीं है, आप बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे हो। और तानून के स्पेल की वजह से वो एक छोटा सा बंदर बन जाता है। अपने शरीर को देखते हुए वो बंदर कहता है, तानून ये तुमने क्या कर दिया? तुमने मुझे इतना छोटा क्यों कर दिया? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और वो बंदर ऐसा कहते हुए गुस्सा कर रहा होता है। तानून उसे पकड़ते हुए कहता है, अच्छा चलो ठीक है, तुम चिल्लाओ मत, मैंने तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर को अभी के लिए ब्लॉक कर दी है, तब तक तुम आराम करो और होशियारी करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। और तानून अपने मन में कहता है, ये छोटा बंदर जिंगे का उपयोग करने में सक्षम होगा, शायद हो सकता है कि इसका जिया ओही के साथ कुछ लेना देना हो, इसलिए मुझे इसे ले जाना चाहिए। और उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें उल्काकंड घाटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिंगुचान और वांगफुतोंग होते हैं। और वांगफुतोंग अपनी पावर की मदद से वहाँ पे बने शील्ड में एक होल कर देता है, जिसकी वजह से वो लोग अंदर जा सकते हैं। ये देख के लिंगुचान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है, अंत में ये दरवाजा खुल ही गया, आखिरकार इतने लोगों का मरना व्यर्थ नहीं गया। और लिंगुमिंग वांगफुतोंग के कंधे पे हाथ रखते हुए उससे कहता है, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ, अब से तुम मुझे फॉलो करोगे और मेरे साथ ही रहोगे, समझे वांगफुतोंग? तो वांगफुतोंग उसके सामने झुकते हुए कहता है, धन्यवाद लिंगू भाई, जब आपकी सफलता पूरी हो जाए तो कृपया मेरी मदद करना ना भूले और तानून को मार डालिए। तो उसकी बात सुनते हुए लिंगुमिंग गेट के अंदर जाते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, तानून को मेरे आदमी मार देंगे। तानून ने मेरे आदमियों को मारने की हिम्मत की, मैं उसे निश्चित रूप से मार दूंगा, लेकिन सबसे पहले हमें यहाँ की विरासत हासिल करनी है, तो हमें ये करना ही होगा। और वो अपने मन में कहता है, अभी तो मेरे पास कोई भी नहीं है, लेकिन कैसे ये वांगफुतोंग मुझे खतरे से दूर रखेगा और मुझे रास्ता दिखाएगा, लेकिन ये मेरे आसपास ही रहेगा, चलो ये तो ठीक है। और वांगफुतोंग लिंगुमिंग से कहता है, लिंगू भाई मैं आपकी सफलता का कामना करता हूँ, आप जरूर सफल होंगे, मुझे पूरा यकीन है। और वो अपने मन में कहता है, लिंगुमिंग चांगकोंग जब आपको विरासत मिल जाएगी और आप सफल हो जाओगे तो मैं आपको मार दूंगा और विरासत मुझे मिल जाएगी, मैं यहाँ पे राज करूंगा। और उसके बाद वो दोनों ही उस गेट से अंदर चले जाते हैं। और उन दोनों के जाने के बाद वहाँ पे एक लड़की आती है, वो और कोई नहीं बल्कि लियांग किंग होती है। ये वही लड़की होती है जिसे मुरुंगकुन अपने साथ कब्जा करके ले गया था। और ये यहाँ पे आते हुए कहती है, वांगफुतोंग मैं आपको नहीं छोड़ूंगी और मैं आपको मार दूंगी, आपको मेरे हाथों से कोई बचा नहीं सकता। और बदले की आग में वो भी उस गेट के अंदर चले जाती है। और फिर सीन चेंज होता है और हमें गॉड्स हेवनली प्लेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे तानून सीढ़ियों को चढ़ते हुए उस तरफ जा रहा होता है और उसके आसपास बहुत सारे गोल्डन और मैजिक ड्रैगन के हड्डियाँ होती है। ये देख के वो कहता है, ये देख के तानून कहता है, यहाँ पे इतने सारे गोल्डन ड्रैगन और मैजिक ड्रैगन की हड्डियाँ क्यों है, यहाँ पे क्या हो सकता है? और तानून ये देख के अपनी स्पीड और ज्यादा बढ़ा देता है और अपने मन में कहता है, थिक्कार है, जियोजिन जियाओ है, आप मुसीबत में नहीं होना चाहिए, मैं जल्दी आपके पास आ रहा हूँ। और तानून की वजह से उस बंदर को कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है, वो चिल्ला रहा होता है। और बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आखिरकार वो दोनों गॉड्स हेवनली प्लेस में पहुंच जाते हैं, लेकिन वो प्लेस चारों ओर से एक शील्ड से घिरा हुआ होता है। तानून ये देख के कहता है, ये तो 1000 ड्रैगन फॉरबिडन हेवनली फॉर्मेशन है। और अपने मन में कहता है, ये तो व्यक्तिगत रूप से वापस बनाई गई स्थापित एक बड़ी फॉर्मेशन है, जियाओजिन जियाओ है, वास्तव में ये तो तुम ही हो। उस फॉर्मेशन को देखते हुए वो बंदर तानून से कहता है, मेरे मालिक ने कहा था कि पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो इस फॉर्मेशन को तोड़ सकता है, तो आप अंदर नहीं जा सकते, इससे अच्छा आप वापस चले जाइए। तो तानून अपनी एक उंगली से उसको टच करते हुए उससे कहता है,
ओपन हो जाओ। और वो फॉर्मेशन ओपन हो जाता है। ये देख के वो बंदर काफी हैरान होता है और कहता है, क्या ये मजाक चल रहा है? तुमने ये कैसे किया? एपिसोड की शुरुआत में हमें गॉड हेवनली प्लेस का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे हमें द गॉड ऑफ गोल्डन ड्रैगन एंड द गॉड ऑफ मैजिक ड्रैगन को दिखाया जाता है। द गॉड ऑफ गोल्डन ड्रैगन कहता है, कोई है जो किसी फॉर्मेशन की मदद से हमारे गॉड हेवनली प्लेस में घुस चुका है। वो कौन हो सकता है? क्या ये सच है कि जो लोग एक छोटे से बंदर को भी हरा नहीं सकते, उनका हुंडन और स्यूअन से कुछ लेना देना है? तो उसकी बातें सुन के द लॉर्ड ऑफ द मैजिक ड्रैगन कहता है, दत्तेरी की ये इंसानी कीड़े अभी भी दायरे में प्रवेश करने की हिम्मत कर रहे हैं। भले ही मैं आत्मा का विनाश करने के लिए लड़ रहा हूँ, लेकिन मैं उन्हें जाने दूंगा और कभी वापस नहीं आने दूंगा। वो लोग हमेशा के लिए यहीं पर ही कैद हो जाएंगे। द गॉड ऑफ गोल्डन ड्रैगन कहता है, द गॉड्स हेवनली प्लेस ये गॉड्स के द्वारा निर्मित है। इसे कोई अपवित्रित कर नहीं सकता, हमारे होते हुए तो बिल्कुल भी नहीं। और उसके बाद हमें तान्यून और उस छोटे बंदर को दिखाया जाता है जो कि अंदर जा रहे होते हैं। तान्यून इधर उधर देख के बोलता है, ये तो अभी भी वैसा ही है जैसा पहले था, बिल्कुल भी नहीं बदला। तो उसकी बातें सुनते हुए वो छोटा बंदर कहता है, क्या तुम पहले इस हेवनली प्लेस में आए थे? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। यहाँ किसी को भी प्रवेश करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है और तुम तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं आ सकते। मुझे तुम पर शक हो रहा है। तो तान्यून उससे कहता है, खैर मैं बाहर ही नहीं हूँ, मैं यही कहीं हूँ। और तान्यून पास में लगे खम्भे को पकड़ते हुए कहता है, ये पूरा गॉड हेवनली प्लेस मेरे द्वारा बनाया गया है, मैंने ही इसे बनाया था। तो उसकी बातें सुनते हुए वो बंदर चौंक जाता है और कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुमने महल बनाया? ये क्या बेहुदा मजाक है? तान्यून कहता है, यह 12 फॉर्बिडन खम्भों का मुख्य शरीर है, गिरते हुए ठंडे लोहे का दिल जो मैंने सितारों की समुद्र की गहराई में पाया था। तियांग पैलेस का मुख्य हॉल मैंने कच्चे माल के रूप में एक पूरे स्टार कोर का उपयोग करके बनाया है और इस हेवनली प्लेस को रिफाइन करने के लिए मुझे 99.81 दिन लग गए और वो दोनों उस महल के करीब पहुंच जाते हैं। और वो महल चारों ओर से एक फॉर्मेशन से घिरा हुआ था। तान्यून उस फॉर्मेशन को देखते हुए कहता है, 1000 ड्रैगन फॉर्मिडन हेवन फॉर्मेशन जो पूरे हेवनली प्लेस को घेरता है। यहाँ कुल 99,90,000 पैटर्न हैं जो मेरे हाथों से आते हैं। तो उसे देखते हुए वो छोटा बंदर कहता है, क्या ये तो बहुत ही निराशाजनक है। इस व्यक्ति की भ्रम की बीमारी बहुत उच्च स्तर तक पहुँच गई है, ये पूरा पागल हो चुका है। और कुछ समय बाद वो दोनों मुख्य गेट में पहुँच जाते हैं और उस गेट से वो दोनों ड्रैगन्स बाहर निकलते हैं। ये देख के वो छोटा बंदर कहता है, दोनों मास्टर गेट से बाहर आ गए हैं, अब तुम्हारा काम पूरा हो गया। तान्यून ये देख के अपने मन में कहता है, जियाओ जिन और जियाओ हेई, क्या ये तुम दोनों हो? तो उसकी बातें सुनते हुए द गॉड ऑफ द मैजिक ड्रैगन कहता है, क्या तुम स्यूअन और हुंडन से हो? और वो दोनों ड्रैगन तान्यून को देख के आपस में कहने लगते हैं, इस छोटे आदमी के शरीर पर ऊपरी क्षेत्र में सांस नहीं है, ऐसा लगता है कि वह इस क्षेत्र में केवल मूल निवासी है, लगता है कि वो यही का ही है। तो गोल्डन ड्रैगन कहता है, मुझे नहीं पता कि वह यहाँ पे कैसे आया। तो उन दोनों की बातें सुनते हुए वो छोटा सा बंदर कहता है, मास्टर वो महान फॉर्मेशन को सीधे खुलकर आया है, पता नहीं कैसे, लेकिन यही सच है। तो ये सुनते हुए वो दोनों ड्रैगन चौंक जाते हैं और कहते हैं, क्या? तो गोल्डन ड्रैगन कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, यह केवल वो लोग ही खोल सकते हैं जो आमतौर पर फॉर्मेशन को खोल सकते हैं, लेकिन वह है गुरु और सबसे बड़े भाई और मैं, हम दोनों ही इसे खोल सकते हैं, इसके अलावा इसे कोई नहीं खोल सकता। और मैजिक ड्रैगन उस पर चिल्लाते हुए कहता है, तुमने हुंडुन और सियायून के हाथों से महान रचना खोली होगी, जरूर ये ऐसे ही तुमने किया होगा। तो तान्यून उससे कहता है, शांत हो जाओ। तो वो ड्रैगन अपने पंजे से उस पर हमला करते हुए कहता है, बाहर में जाओ। तो तान्यून उससे कहता है, लिटिल डीमन, इतने साल बीत चुके हैं, आप अभी भी पहले जैसे ही है, आप हमेशा गर्म स्वभाव में रहते हैं। तो उसकी बातें सुनकर मैजिक ड्रैगन रुक जाता है और उससे कहते हैं, मेरे ओनर और मेरे बड़े भाई के अलावा मेरा निकनेम कोई नहीं जानता, तो तुम ये कैसे जानते हो? तो तान्यून उससे कहता है, जियाओ जिन, जब आप बच्चे थे तब के दांत में दर्द होता था, क्या अब आपके दांतों में दर्द होता है? तो वो मैजिक ड्रैगन रोते हुए कहता है, क्या आप मेरे जियाओ जी के रहस्य के बारे में कैसे जानते हैं? आखिर आप है कौन और गॉड के साथ आपका रिलेशन क्या है? तो तान्यून उससे कहता है, 10,000 साल पहले होंगमेन से दूर एक डिवाइन रियल में एक व्यक्ति ने 2 युवा ड्रैगन को ले लिया था। उनमें से एक सोने जैसा चमकता था, इसलिए उसका नाम जियाओ जिन है
और दूसरा जादुई ऊर्जा में लिपटा हुआ था और उसका शरीर काला था, इसलिए उसका नाम शिया ओहुई रखा गया। साल बीतते गए, जियाओ जिन गोल्डन ड्रैगन कबीले का शासक बन गया और उन्हें गोल्डन ड्रैगन के गॉड के रूप में माना जाता है और शियाओ ओही जादुई ड्रैगन के कबीले का शासक बन गया और उसे मैजिक ड्रैगन के गॉड के रूप में माना जाता है। वे सब उस आदमी के प्रति काफी वफादार थे जब तक कि वो मर नहीं गया। और इससे हमें ये पता चलता है कि वो गद्दी में जो बैठा था वो और कोई नहीं बल्कि तान्युन था। तो तान्युन की बात सुनते हुए उन दोनों ड्रैगन के आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो दोनों कहते हैं, क्या तुम वही हो? अंत में हम आपको देख सकते हैं, आप तो वही हो हमारे किंग। तान्युन उन दोनों से कहता है, जियाओ जिन और जियाओ हेई, मैंने तुम दोनों को बहुत मिस किया। और द गॉड ऑफ द गोल्डन ड्रैगन एंड द गॉड ऑफ द मैजिक ड्रैगन दोनों ही तान्युन के सामने झुक जाते हैं और तान्युन के पैर पकड़ के रोने लगते हैं। मैजिक ड्रैगन गॉड तान्युन से कहता है, मास्टर मैंने आपको बहुत मिस किया। तो गोल्डन ड्रैगन किंग तान्युन से कहता है, मालिक मैंने सोचा नहीं था कि मैं तुम्हें फिर कभी देख पाऊंगा। मालिक मैंने आपको बहुत मिस किया। और तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ये दिखाया जाता है कि द गॉड ऑफ द गोल्डन ड्रैगन एंड द गॉड ऑफ द मैजिक ड्रैगन दोनों ही उसके सामने झुक के हाथ जोड़ रहे होते हैं। तो ये देख के तान्युन उनको पकड़ते हुए कहता है, बहुत ही अच्छा जियाओ जिन और जियाओ ओहुई, तुम दोनों अब उठ जाओ, तुम दोनों ठीक हो। ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। ये देखते हुए वो बंदर काफी चौंक जाता है और अपने मन में कहता है, दो मास्टर ने उस लड़के को मास्टर कहा, इसका क्या मतलब हो सकता है? तो क्या वो वही तो नहीं होंगमिंग सम्राट? और ये कहते हुए वो नीचे गिर जाता है और कहता है, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने होंगमिंग सम्राट से लड़ाई करने की कोशिश की, ये तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। और फिर तान्युन उन दोनों ड्रैगन लॉर्ड से कहता है, जियाओ जिन और जियाओ ओहुई, तुम दोनों रो मत, तुम दोनों इतने वर्षों तक कैसे रहे हो? क्या तुम डिवाइन रियल में नहीं हो? तुम दोनों हेवनली पनिशमेंट लैंड में क्यों आए हो? तो तान्युन की बात सुनकर द गॉड ऑफ द मैजिक ड्रैगन कहता है, ये सब सियुयान और हुंडुन की साजिश है, उन लोगों ने ही ये सब किया है। और वो रोते हुए कहता है, मास्टर हमारे लाखों गोल्डन ड्रैगन और मैजिक ड्रैगन उनके द्वारा जाल में फंस गए थे और अब वो सब लगभग विलुप्त हो चुके हैं। ऐसे लोग भी है जो आपके पास हुआ करते थे, लेकिन अब 10 से ज्यादा नहीं है। ये सुन के तान्युन गुस्से में कहता है, क्या ये तुम क्या बोल रहे हो? तो द गॉड ऑफ द गोल्डन ड्रैगन कहता है, गुरुजी मैं इसे आपको समझाता हूँ। आपके गिरने के बाद मैं भगवान के दायरे में छिपा रहा और बदला लेने का अवसर की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, लेकिन 1000 साल पहले ही हुंडुन और सियाउन ने जानबूझकर खुलासा किया कि आपने अपने पिछले जीवन में पुनर्जन्म लिया था। वे हेवनली पनिशमेंट लैंड को नष्ट करने के लिए देवताओं को नीचे भेजना चाहते थे ताकि आप और हेवनली पनिशमेंट लैंड पूरी तरीके से खो जाए। जब जियो एही और मुझे खबर मिली तो हमने सभी मैजिक ड्रैगन और गोल्डन ड्रैगन को हेवनली पनिशमेंट लैंड की भूमि पर उतरने के लिए बुलाया। हम देवताओं के साथ लड़े। कौन जानता था कि हुंडुन और स्टैलन इकट्ठा होना चाहता था। हम सब एक साथ ही हार गए। उस लड़ाई ने गोल्डन ड्रैगन और मैजिक ड्रैगन कुलों का लगभग सफाया ही कर दिया और वर्तमान उल्काखंड का निर्माण किया। तो तान्युन कहता है, हुंडुन सियुयान मैं बदला लूंगा। वो बड़ा ही गुस्से में होता है और कहता है, जिस दिन मैं डिवाइन रियल में लौटूंगा तो मैं आपको आपके रक्त से इसका भुगतान करूंगा। तो द गॉड ऑफ द मैजिक ड्रैगन कहता है, इस लड़ाई के बाद हुंडुन और सियाउन ने अपनी रणनीति को 2 बार और दोहराई। हालांकि आपके लोग जानते थे कि यह एक जाल हो सकता है, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ते गए। अंत में वे भी मर गए और वो जगह को दिखाते हुए कहता है, वह स्थान जहाँ वे गिरे हेवन की पनिशमेंट के गहरे सीमा में मानव जाति को देवताओं के युद्ध क्षेत्र और अनंत काल के स्थान के रूप में जाना जाता है। तो उसकी बात सुनते हुए तान्युन बड़ा ही गुस्से में बोलता है, देवताओं और अनंत काल की भूमि का युद्ध क्षेत्र मैं अवश्य वहाँ पे जाऊंगा। और फिर सीन चेंज होता है। हमें अंडरग्राउंड हॉल को दिखाया जाता है जहाँ पे वही राक्षस कैद होता है जिसे हमने कुछ एपिसोड पहले देखा था। और उसके सामने एक गेट ओपन होता है और वो कहता है, फाइनली तुम लोग आ गए। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे वांग फुतोंग और लिंगू चान आए हुए होते हैं। लिंगू चान उससे कहता है, अंत में मैं आ गया और ये विरासत मेरी है। ये कहते हुए वो हंस रहा होता है। तो वो राक्षस लिंगू चांग से कहता है, आप यहाँ मेरे प्रभु की विरासत के लिए आए हैं। चलो किसी भी तरह मुझे मेरे प्रभु द्वारा छोड़ी गई जानकारी भी मिल गई है, क्या आप इसे लाए हैं? तो लिंगू चांग उस अंगूठी को निकालते हुए कहता है, मैं आपके लिए अवश्य ब्लड क्रिस्टल लाया हूँ और मेरी विरासत के बारे में किया। तो वो राक्षस कहता है, ये तो छोटी सी बात है,
कि आप सौदाबाजी कर रहे हैं। और ये कहते हुए वो अपनी पावर को अनलीश करता है। तो उसे देखते हुए वांग फुतोंग काफी चौंक जाता है और अपने मन में कहता है, क्या डरावना आदमी है। मुझे लगा कि मेरे पास उनके सामने कोई विरोध करने के लिए नहीं है, लेकिन ये ब्लड डीमन की विरासत को लेकर ऐसी भयानक विरासत लेना चाहूंगा। और उसके बाद लिंगू चांग उस राक्षस से कहता है, मैं बहुत डरपोक व्यक्ति हूँ, मुझे डराओ मत, नहीं तो अगर मेरे हाथ कांपते हैं तो वह रिंग मेरे हाथ से गिर सकती है जहाँ ब्लड क्रिस्टल जमा होते हैं। तो वो राक्षस कहता है, अच्छा यंग मैन, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने कायर हो, तुम्हारी मुझे धमकी देने की हिम्मत कैसे हुई। तो लिंगू चांग कहता है, लॉर्ड डीमन गंभीर है और जो कुछ भी मैं आगे करता हूँ वह सिर्फ विरासत प्राप्त करने के लिए है। विरासत सौंपे जाने के बाद मैं निश्चित रूप से अपने इन दोनों हाथों से ब्लड क्रिस्टल को आपको दे दूंगा। तो वो लॉर्ड डीमन कहता है, ठीक है, पहले मुझे आपको ये विरासत देना है। चलो ठीक है, मुझे यकीन है कि तुम मुझे बेवकूफ बनाने की हिम्मत नहीं करोगे। और वो अपने सीने की आँख को खोलता है जिससे कि बहुत सारी एनर्जी निकलती है। इसे देखते हुए लिंगू चांग बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है, लॉर्ड डीमन की विरासत, आखिरकार अब ये मुझे मिल जाएगी। अगर मैं इसे प्राप्त कर लेता हूँ तो तानुन को मारने के लिए मुझे आसानी होगी। तो वो लॉर्ड डीमन कहता है, मेरे ब्लड क्रिस्टल के बारे में क्या? तो लिंगू चांग कहता है, अच्छा ब्लड क्रिस्टल, क्या आपको सच में नहीं लगता कि मैं आपको ब्लड क्रिस्टल देने जा रहा हूँ ताकि तुम अपने जंजीर को तोड़ के मुझे मार सको? और वो वहाँ से जाते हुए कहता है, क्षमा करे लॉर्ड डीमन, समय बदल गया है, आपके लिए सबसे अच्छी जगह यही है, आप हमेशा के लिए यही रहे। अगर मैं आपको बाहर कर दूं तो सब कुछ बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और ये देख के वो लॉर्ड डीमन हंसते हुए कहता है, तुम एक बाल वाले लड़के भी नहीं हो और तुम मुझ पर भरोसा कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास कोई पिछला हाथ नहीं है? और वो वांग फुतोंग से कहता है, तुम इसका इंतजार कर रहे हो, अगर तुम ऐसा नहीं करते तो मेरी विरासत तुम खो दोगे। उसकी बात सुनते हुए लिंगू चांग बहुत ही हैरान हो जाता है और कहता है, क्या ये तुम क्या कह रहे हो? और तभी वांग फुतोंग उसके ऊपर हमला करते हुए कहता है, अभी विरासत मेरी है और तुम मरने वाले हो। और वांग फुतोंग उसके ऊपर हमला कर देता है और उसके सीने में एक छेद कर देता है जिससे कि लिंगू चांग के मुंह से खून निकलने लगता है। और वो वांग फुतोंग से कहता है, वांग फुतोंग, तुम मेरे सामने ऐसा करने की हिम्मत कर रहे हो, ये तुम्हें पछताना पड़ेगा। तो वांग फुतोंग कहता है, तुमसे और कानून से निपटने के लिए मैं सावधानी से निष्क्रिय रहा हूँ और आपके लिए कुत्ता बन गया हूँ, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज मुझे आखिरकार वही मिला जो मैं चाहता हूँ, मुझे कब से इसी का ही इंतजार था। अब ये विरासत मेरी हो चुकी है और तुम अभी कुछ ही समय में मर जाओगे। में दिखाया जाता है कि वांग फुतोंग लिंगू चांग को बुरी तरीके से घायल कर देता है और लिंगू चांग उससे भीख मांगते हुए कहता है, वांग फुतोंग, जो पहले हुआ उसे आप भूल जाइए और मुझे दोष मत दीजिए। अब से मैं आपको अपना लॉर्ड के रूप में मानूंगा, कृपया करके मुझे आप जाने दीजिए, मेरी जान बख्श दीजिए। तो वांग फुतोंग उसे बहुत ही इविल वे में कहता है, क्या मैं तुम्हें माफ कर दूं? और अपने हाथ में बहुत ज्यादा एनर्जी इकट्ठा करता है। ये देख के लिंगू चांग कहता है, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, हम दोनों तो भाई है ना? लेकिन वांग फुतोंग उसकी एक भी बात नहीं सुनता और उसके ऊपर हमला कर देता है और उसे कहता है, नहीं, तुम नर्क में जाओ। और उसके हमले की वजह से लिंगू चांग बहुत ही दूर जाके गिरता है और बहुत ही ज्यादा खून बहने की वजह से लिंगू चांग की वहीं पर ही मौत हो जाती है। ये सब होने के बाद वांग फुतोंग बहुत ही जोर जोर से हंस रहा होता है और कहता है, अब ये सब कुछ मेरा है और मैं ही विनर हूँ, आखिरकार मैं राजा बन गया हूँ। तो वांग फुतोंग की बातें सुन के वो डीमन लॉर्ड कहता है, चलो ठीक है, ब्लड क्रिस्टल के बिना भी मैं जीवित लोगों के खून से मेरे सील को खोल सकता हूँ और आजाद हो सकता हूँ। और वो ब्लड डीमन उस सील को तोड़ देता है और आजाद हो जाता है और बहुत ही जोर से हंसते हुए कहता है, मैं ही अंतिम विजेता हूँ। 10,000 सालों के बाद मैं आखिरकार आजाद हो गया। अब इस दुनिया को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। गोल्डन ड्रैगन और मैजिक ड्रैगन, आज आपकी मौत का दिन है, तो तैयार हो जाओ तुम दोनों अपनी मौत को स्वीकार करने के लिए। मैं जल्द ही आ रहा हूँ। और उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें गॉड्स हेवनली प्लेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ की धरती हिल रही होती है। ये देख के वो बंदर काफी घबरा जाता है और एक खम्भे को पकड़ लेता है और बहुत ही जोर से चिल्लाते हुए कहता है, ये क्या हो रहा है? क्या ये भूकंप है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसे देखते हुए तानुन कहता है, ये तो एक ताकतवर मैजिकल एनर्जी है
यहाँ क्या चल रहा है, इस गॉड्स हेवनली प्लेस के नीचे क्या सील्ड है, मुझे जल्दी बताओ। तो ये सब देखते हुए द गॉड ऑफ द गोल्डन ड्रैगन कहता है, नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं है। 1000 आइड डेविल अब आजाद हो गया, उसने हमारे जाल को तोड़ दिया, पर कैसे, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये देखते हुए द गॉड ऑफ द मैजिक ड्रैगन कहता है, मास्टर, मैं आपका रक्षा करूंगा, आप घबराइए मत। तभी वहाँ के धरती को तोड़ते हुए वो राक्षस बाहर निकलता है और जोरों से हंसने लगता है और उन सबको कहता है, यहाँ तुम सब में से कोई भी नहीं बच पाएगा, सब मारे जाओगे। मैं अपना बदला लेने के लिए वापस यहाँ पे आया हूँ। तो उसे देखते हुए टान्यून कहता है, तो ये है 1000 आइड डेविल, क्या यह मेरे द्वारा ऊपरी दुनिया के इन्फिनाइट एबस में नहीं दबाया गया था, लेकिन ये यहाँ पे क्यों है, ये यहाँ पे क्या करने आया है। तो उस डेविल को देखते हुए द गॉड ऑफ द गोल्डन ड्रैगन कहता है, लॉर्ड, आपने कभी यह जाना है कि हुंडुन और शियायुन अधिकतर मॉन्स्टरों को आज़ाद कर दिया है जिन्हें आपने इन्फिनाइट एबस में दबा दिया था, और इसके बाद इन राक्षसों ने यहाँ पे हमला किया। और द गॉड ऑफ द मैजिक ड्रैगन कहता है, पहली लड़ाई में 1000 आइड डीमन की वजह से मॉन्स्टरों की आर्मी बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गई थी। महान युद्ध के बाद हुंडुन और शियायुन ने 1000 आइड डीमन की परवाह नहीं की और उसे यहाँ पे छोड़ गए, और उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया और इसे यहाँ पे छोड़ गए। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि मुझे 1000 आइड डेविल बोलने में बहुत ही परेशानी हो रही है, और इसलिए मैं इसे 1000 आंखों वाला दानव बुलाऊंगा। तो द गॉड ऑफ द मैजिक ड्रैगन कहता है, हम सब मिलके इस 1000 आंखों वाले दानव को मारने में असमर्थ है, और इसलिए हम सभी मिलके इस दानव को गॉड्स हेवनली प्लेस के नीचे सील कर दिया। हम सभी मिलके इसे बहुत ही मुश्किल से सील कर पाए थे, लेकिन अभी आजाद हो गया, अब पता नहीं क्या होगा। तो उसे देखते हुए टान्यून कहता है, हुंडुन और शियायुन दोनों ही बहुत ही हिसाब लगा के बैठे हैं और देख रहे हैं कि आप दोनों जीवन और मृत्यु के लिए लड़ते हैं। उन्हें ये करने पर थोड़ा सा भी नुकसान नहीं हुआ। और फिर वो 1000 आंखों वाला दानव टान्यून को देख के कहता है, ये एक साधारण सा मानव बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है। और उस बच्चे के पास एक फेमिलियर सी ब्रीथ है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसकी ब्रीथ जैसे कुछ जानी पहचानी लग रही है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि ये ब्रीथ किसकी हो सकती है। तो टान्यून उसे हंसते हुए कहता है, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं ही होंगमेंग सुप्रीम हूँ। क्या तुम्हें याद आया कि मैं कौन हूँ? तो ये सुन के वो 1000 आंखों वाला दानव बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, होंगमेंग सुप्रीम, क्या तुम अभी भी जिंदा हो? हुंडुन और शियायुन ने जो कहा वो सब सच निकला, तुम सच में अमर हो, क्या तुम कभी नहीं मरते? टान्यून उसे देखते हुए कहता है, 1000 आंखें, तुमने इतने सालों से कुछ भी नहीं देखा, फिर भी तुम में बहुत ही ज्यादा हिम्मत है, तुम भी मुझे मेरे पहले नाम से बुलाने की हिम्मत करते हो। क्या तुम भूल गए कि कैसे मैंने तुम्हें इन्फिनाइट एबस में फेंक दिया था? जरा याद करो वो दिन, तुम इतनी जल्दी सब कुछ कैसे भूल सकते हो? तो वो 1000 आंखों वाला दानव बहुत ही जोर से चिल्लाते हुए कहता है, होंगमेंग, क्या आपको अब भी लगता है कि आप दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर है, जिसके पास दुनिया की सबसे ज्यादा ताकत है? ये सब पहले की बात थी, लेकिन अब तुम सोल रियल्म कल्टीवेटर के एक छोटे से इंसान हो, इसके अलावा और तुम कुछ भी नहीं हो। तो उसकी बातें सुनते हुए टान्यून कहता है, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम आ सकते हो और इसे आजमा सकते हो कि कौन ज्यादा ताकतवर है। तो उसकी बातें सुनते हुए वो अपने मन में सोचता है, होंगमेंग सुप्रीम, ये कोई मामूली मामला नहीं है। वो शायद ये सोचते हैं कि उनके पास और कोई उपाय नहीं है मुझसे इस तरह निपटने की। तो उसे इस तरह खड़ा देख टान्यून कहता है, क्या तुम डर गए? अभी तो बहुत कुछ बोल रहे थे, अब क्या हुआ? और वो 1000 आंखों वाला दानव अपने पावर को अनलिश करते हुए कहता है, होंगमेंग, तुम्हें दिखावा करने की जरूरत नहीं है, तुम तो बस एक सोल रियल्म के छोटे से कल्टीवेटर हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और वो दानव अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए कहता है, हेवनली डेविल ओरिजिनल बॉडी ओपन। और ये कहने के साथ ही उसका शरीर बिल्कुल बदल जाता है और वो अपने ओरिजिनल डेविल फॉर्म में आ जाता है और वो काफी बड़ा हो जाता है। टान्यून उसके सामने बहुत ही छोटा होता है और वो टान्यून को पंच मारते हुए कहता है, मरो। तो ये देख के वो दोनों ड्रैगन कहते हैं, 1000 आंख वाले दानव, क्या तुम मरना चाहते हो? तुम हमारे लॉर्ड को ठेस पहुंचाने की हिम्मत कैसे करते हो? अब हम तुम्हें मार देंगे। और ये कहते हुए वो दोनों अपने ड्रैगन फॉर्म में आ जाते हैं और वो 1000 आंखों वाले दानव के सामने आ जाते हैं। और इसी तरह ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म होती है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।